नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात एक बार फिर महाकुंभ की। महाकुंभ का आज औपचारिक तौर पर महासमापन हो गया है। खुद सीएम योगी इस मौके पर मौजूद रहे और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। एक तरफ सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जहां इसे सबसे सफल आयोजन बता रहे हैं, वहीं महाकुंभ को लेकर विपक्ष के सवाल अभी भी जारी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पैंतालीस दिन से ज्यादा चले महाकुंभ का महासमापन हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे और संगम तट पर सफाई अभियान चलाया। सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और आरती भी की। दोनों डिप्टी सीएम भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। वहीं विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर भी निशाना साधा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। पीएम मोदी ने अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। पीएम मोदी ने लिखा, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। 140 करोड़ की आस्था एक पर्व से जुड़ी है। कुछ कमी रही तो क्षमा करिएगा। विराट आयोजन का दूसरा उदाहरण नहीं। पीएम मोदी के पोस्ट पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा, ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है। एकता, समता, समरसता का महायज्ञ पूरा हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ भव्यता दिव्यता के साथ समाप्त हुआ। सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर संपन्न हो गया। 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे और कुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से मुलाकात की। रेल मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए। वहीं विपक्ष ने महाकुंभ के समापन पर भी निशाना साधा है। रामपुर से एसपी सांसद मौलाना मोहिबुल नदवी ने कहा कि एक बड़ा तबका भूख से मर रहा है, वहां भी सरकार को गौर करना चाहिए। बड़ा तबका भूख से मर रहा है। एक बड़ी तादाद बच्चों की तालीम से महरूम है। एक बड़ी तादाद शहर देशवासियों की इलाज से महरूम है। उनकी तरफ भी हमारी सरकारों को तवज्जो देने की जरूरत है। महाकुंभ समापन के मौके पर सीएम योगी ने महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी को सफाई अभियान के दौरान बने विश्व रिकॉर्ड की प्रशस्ति पत्र भी सौंपी गई। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो 45 दिन से चल रहे महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया। इसके साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई और सियासी लड़ाई अब असली और नकली हिंदू तक पहुंच गई है। वो इसलिए क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे, जिसने बीजेपी को गांधी परिवार को घेरने का सबसे बड़ा मौका दे दिया है। महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं करने पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार मुखर हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने महाकुंभ में न जाकर हिंदुत्व का सम्मान नहीं किया। ऐसे में हिंदू वोटर्स को उनका बहिष्कार करना चाहिए। धर्मों में रहकर भी वहाँ नहीं जाना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए, उसके लिए हमारी नाराजगी है। लेकिन लोगों ने उनको चुनाव में मतलब अच्छा लेसन सिखाया है और उसके बावजूद भी
इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मतलब ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई होटल्स ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। रामदास अठावले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल और उद्धव ठाकरे के कुंभ स्नान के लिए नहीं जाने पर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लोग खुद को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन कुंभ नहाने नहीं गए। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया इनका हिंदुत्व? आप पूछो उनको। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कुंभ पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राहुल और प्रियंका के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की। हम राहुल और प्रियंका के महाकुंभ नहीं जाने के विरोध में आवाज मध्य प्रदेश से भी उठ रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने न सिर्फ गांधी परिवार को चुनावी हिंदू करार दे डाला, बल्कि यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी न असली हिंदू हैं और न असली गांधी। उधर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है और माफी मांगने पर पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं के पुतले दहन करने का ऐलान कर दिया है। संगम के तट पर मानव जाति का दुनिया का सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। कि किसी के आस्था पे अगर आप सवाल उठाते हो और धर्म पे सवाल उठाते हो, तो पहले आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि आप कितने सनातनी हैं, आप कितने हिंदू हैं और आप कितने धर्म को मानने वाले हैं। क्योंकि जिसके परिवार ने इस देश के लिए जान दी है, जिनके परिवार ने तिरंगे में लपेटे हुए अपने कई परिजनों को खोया है, वो उन व्यक्तियों से सवाल पूछ रहे हैं जिनको ये सवाल पूछने का हक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, लेकिन खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सिक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। लेकिन सियासत हाई है राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर, जिन्होंने महाकुंभ न जाकर बीजेपी को एक बार फिर सनातन के मुद्दे पर गांधी परिवार को घेरने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात दिल्ली के सियासी दंगल की। दिल्ली विधानसभा के बाहर आज उस हंगामा खड़ा हो गया जब सदन से निलंबित नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आपके 21 विधायकों को विधानसभा में घुसने से रोक दिया गया। आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी विधायक धरने पर बैठ गए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संविधान और लोकतंत्र पर हमला करार दिया गया इसे। तो बीजेपी ने रूल बुक का हवाला देते हुए कार्रवाई को जायज ठहरा दिया। इस बीच में बीजेपी में एक और घोटाले के मुद्दे पर वार पलटवार शुरू हो गया, साथ ही नामकरण की सियासत भी शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए। लेकिन कैंपस के अंदर एंट्री कैसे होगी? दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों की नो एंट्री है, लेकिन पूर्व सीएम आतिशी की अगुवाई में आप विधायकों ने सदन के बाहर मोर्चा खोल दिया। जैसे ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को विधानसभा परिसर में दाखिल होने से रोका गया, पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी भड़क उठी और पुलिस से भिड़ गई। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए कहाँ पे रुका है, ऑर्डर दिखाइए कहाँ है। ये बिल्कुल लिखा है असेंबली हॉल साहब पे लिखा है कि कहाँ पे लिखा है मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, अपने ऑफिस के नहीं जा सकती हूँ, कैसे रुका हुआ है आपने?
सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि ये पहली बार है जब देश के 75 साल के इतिहास में चुने हुए विधायकों को देश की किसी विधानसभा परिसर में जाने से रोका गया। दूसरी तरफ अब बीजेपी कह रही है कि पूरा एक्शन नियम के तहत हुआ। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। सदन के परिसर का तात्पर्य है विधानसभा भवन, सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण में कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान तथा उसकी ओर से जाने वाले मार्गों से तथा उन स्थानों से भी जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर निर्दिष्ट करे। यानी कि जब कोई भी सदस्य मार्शल आउट होता है सदन से, तो रूल बुक कहती है कि वो प्रेमाइसिस से बाहर जाएगा। विधानसभा में दाखिल नहीं होने देने पर आप विधायकों ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आप विधायक जनरल सिंह ने कहा कि जय भीम के नारे लगाने वालों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया और मोदी मोदी के नारे लगाने वाले अंदर बैठे हैं। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये तो शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहली बार होगा। देखिए, अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। विजेंद्र गुप्ता जी पहले ऐसे स्पीकर बने हैं जो इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हैं कि विधानसभा के अंदर विधायकों को भी नहीं घुसने दे रहे। तो जय भीम लगाने के नारे लगाने वालों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया है और मोदी मोदी के जो नारे लगा रहे थे विधानसभा के अंदर बैठे हैं। उधर सदन के अंदर जो कुछ हुआ वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। पहले तो शराब घोटाले वाली सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा और इसके बाद आज एक और घोटाले का मामला उठा, सीसीटीवी कैमरा घोटाले का मुद्दा। अभी जो माननीय सदस्य ओपी शर्मा जी द्वारा एक बहुत ही चिंताजनक बात यहाँ पे रखी गई है, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली में नामकरण की सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ और मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी रखने की मांग तेज हो गई है। मोहम्मदपुर गांव है आरकेपुरम विधानसभा में, जिसका नाम कॉर्पोरेशन से ऑलरेडी पास हो चुका है। वहां के लोगों की मांग है, आरडब्ल्यू की मांग है, वहां की जनता की मांग है कि इसका नाम माधवपुरम गांव किया जाए। 27 साल के बाद दिल्ली में विराजमान हुई बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है और सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी धर्म निभाकर आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की सियासत में खुद को जिंदा साबित करने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगला और शराब के बाद अब सीसीटीवी घोटाले का मुद्दा उठने से क्या आपके कट्टर ईमानदार वाली छवि के पर्दे अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात झारखंड के हजारीबाग की, जहां कल महाशिवरात्रि के दौरान हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। अब इस मामले में सियासत तेज है और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में हुए बवाल के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच सियासत भी फुल ऑन हो रही है। कल हुए बवाल के बाद झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के बयान ने सियासत में उबाल ला दिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुसलमान कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग के मुसलमानों को कुछ लोगों ने कमजोर समझ लिया है, जबकि ऐसा है नहीं। वहाँ के मुसलमान कमजोर नहीं है। अब इरफान अंसारी के इसी बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस पर कड़ा विरोध जताया। बीजेपी का आरोप है कि इरफान अंसारी हिंसा को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और झारखंड से सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया कि
कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहाँ की डेमोग्राफी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे, जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड के अंदर चाहे सरस्वती मूर्ति भसान हो, तना हो जाता है, इन्हीं साहब इधर से मूर्ति भसान नहीं जाना चाहिए। शिवरात्रि का महान पर्व, आप बताओ, एक झंडे को लगाने के लिए इतना तनाव हो गया। होली में, रामनवमी में क्या कारण है? और ऐसे लोग जो इरफान अंसारी टाइप लोग हैं, जो कहते हैं ना आग में घी का काम करते हैं, मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का। वहीं हजारीबाग हिंसा मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 200 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से 45 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकियों की तलाश में पुलिस कई टीमों को लेकर लगातार दबिश देने में लगी है। महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग के डुरमौन गांव में ऐसा कुछ बवाल हो सकता है, इसकी आशंका वहां के प्रशासन को पहले से ही थी। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले ही प्रशासन ने दोनों समुदाय के बीच सुलह कराई थी, जिसमें दूसरा पक्ष इस बात पर राजी हो गया था कि शिवरात्रि के दिन लाउड स्पीकर और झंडे लगाने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन ऐन मौके पर इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। फिलहाल इलाके में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल ने यहां पर कैंप कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मध्य प्रदेश की। हाल ही में राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर एमपी में सियासत जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि समिट करने कुछ नहीं होता है, और समिट में जो निवेश आ रहा है उसी जमीनी स्तर पर उसे पूरा करना जरूरी है। सिर्फ दावे करने से काम नहीं होगा। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने हमला बोला है। मध्य प्रदेश में निवेश पर सियासी क्लेश जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने निवेश पर सवाल उठाए। कमलनाथ का आरोप है कि इन्वेस्टर्स मीट के बाद दावे जमीन पर उतरना बेहद कठिन है। केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। उधर बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कितनी इन्वेस्टर मीट हुए, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, इसका क्रियान्वयन हो तब तो कोई बात नहीं। कितनी इन्वेस्टर मीट हुए, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, इसका क्रियान्वयन हो तब तो कोई बात नहीं। जब बड़े नेता प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, नेताओं से बातचीत होती है। ये एक सहज सामान्य प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत अमित शाह जी की कैलाश विजयवर्गीय जी और अन्य नेताओं से भी चर्चा हुई, राजनीतिक घटनाक्रमों पे भी बातचीत हुई। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उस सामान्य रूप से जब बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है, उससे पार्टी को निश्चित ही लाभ मिलता है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एमपी में एक और मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। अब आप प्रदेश की राजधानी में रहते हैं और GIS जो था एक इन्वेस्टर समिट था। अब इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर्स ने कितना मध्य प्रदेश में निवेश किया, इसकी जगह खबर तो जो मैं सुन रहा हूँ ये है कि बंद कमरे में नेताओं से चर्चाएं हुई। अब बंद कमरे में इन्वेस्टर्स तो आए नहीं थे।
और नेता खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी मैं नहीं समझ सकता क्या है उनका कहना। कमलनाथ जी की सरकार नहीं करवा पाई, और अब जब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में 30 लाख करोड़ के निवेश के MOU करार हुए हैं, 21 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जैसे नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और शाह विजयवर्गीय की मुलाकात पर सियासत हाई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात पुणे में बेटी के साथ हुई हैवानियत की। पुणे रेप केस में एक्शन तेज हो गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में पुलिस कमिश्नर से बात की और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 13 टीमें बनाई है और आरोपी की तस्वीर भी जारी की गई। इसके अलावा बस डिपो में हुई वारदात के बाद बस डिपो के 23 सुरक्षाकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये गुस्सा, ये आक्रोश, इंसाफ की मांग, पुणे की उस बेटी के लिए है जिसके साथ सरकारी बस में दरिंदगी की गई। पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बेटी के साथ ऐसी हैवानियत से लोगों में उबाल है। लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पुलिस से सवाल कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पुणे के व्यस्त स्वारगेट बस स्टैंड में मंगलवार की सुबह पीड़ित लड़की अपने घर सातारा के अल्टन जाने के लिए बस डिपो पहुंची। उसी समय आरोपी उसके पास आया। बातचीत के दौरान उसे बहला फुसलाकर मदद के बहाने एक दूसरी सुनसान बस में ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुणे में हैरान कर देने वाली ये घटना पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को फौरन पहचान लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास गाडे। उसको मीठा बोल के वहाँ पर लेके गया तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है, तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहाँ पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला, तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। उसके बाद ये आरोपी सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की उसी के साथ जा रही है वहाँ पर बस तक। पुणे में रेप की इस घिनौनी घटना के बाद स्वारगेट बस डिपो में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने कोहराम मचा दिया। सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने स्वारगेट बस स्टैंड पर जमकर प्रदर्शन किया और बस स्टैंड के सुरक्षा केबिन में तोड़फोड़ की। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के जो महाराष्ट्र है, जहाँ पे महिलाओं को एजुकेशन मिली, वहाँ पर अगर इस तरीके की घटनाएं हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, मैं मानती हूँ देश के लिए इसके दर्दनाक नतीजे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त सजा इनको दी जाएगी। देश सीरियस इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है। जो घटना घटी है, जो शिवनेरी बस, उसमें एक बच्चे के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीपी से भी आदेश किए हैं और बहुत सीरियस इस विषय को लिया है। महाराष्ट्र में इस वारदात के बाद विपक्ष महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जबकि सरकार ने सख्त एक्शन का दावा किया है। ये लगातार जो जाति धर्म के बीच के तनाव और महिला के शोषण को लेकर
मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये सीधी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। किसी भी महिला पर अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए, खास करके सरकारी कोई रेलवे हो और ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट हो, महिला की सुरक्षा ये सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए है। पुणे में सरकारी बस में रेप की वारदात से राजनीति में उबाल है। खुद राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की। तो खबर है सरदार में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।